एलएनजी केस के सियासी असरात पड़ें या ना पड़ें, इस केस के मुआशी असरात ज़रूर पड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर मुतासिर हो रहा है। वहाँ खौफ पाया जाता है। कॉरपोरेट सेक्टर जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी वो प्रोजेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, हुकूमतों के पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती उन्हें लगाने के लिए, तो वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर लगाती हैं। पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर डर गया है, वो हुकूमत के साथ काम करने को तैयार नहीं है। वो एलएनजी केस से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। वहाँ ये खौफ है कि अगर इस सेक्टर ने हुकूमत के साथ कोई डील की, हुकूमत के साथ कोई मंसूबा लगाया या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हिस्सा बने, तो उनका अंजाम भी एलएनजी केस के किरदारों जैसा हो जाएगा। कुछ हो ना हो, बदनामी बहुत होगी। एलएनजी केस अब अदालत में है, फैसला अदालत करेगी, मगर हम एलएनजी के पूरे मामले का जायज़ा लेते हैं, वो हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं जो अब तक आपके सामने नहीं आए, क्योंकि मीडिया पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए और ये कहा गया कि कतर से मुआहदे में बेज़ाबगियाँ हैं, अरबों रुपए की करप्शन है, महंगा रेट तय किया गया। फिर कहा गया कि एलएनजी टर्मिनल का ठेका महंगे दामों दिया गया। हुकूमत इस कंपनी को $2,72,000 रोज़ाना मुआवजा देने की पाबंद है, चाहे वो टर्मिनल इस्तेमाल करे या ना करे, और ये खालिसतन मुनाफा है उस कंपनी का जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर $2,72,000 की सूरत में दिया जाता है। फिर इल्ज़ाम लगाया गया कि मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी ने जुर्म का इर्तिकाब किया। एंग्रो एलएनजी के उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इमरानुल हक ने उनका साथ दिया, इसलिए बाद में शाहिद खान अब्बासी ने इमरानुल हक को MD/PSO लगा दिया। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इन लोगों ने महंगे दामों ये टर्मिनल लगवाया और एंग्रो को 15 साल में $1.5 अरब का मुनाफा पहुँचाया और सरकारी ख़जाने को, अवाम को ये टीका लगाया। इस इल्ज़ाम का तफसील से जायज़ा लेते हैं कि 15 साल में $1.5 अरब का फ़ायदा एंग्रो को होगा, यानी सालाना $100 मिलियन या 16 अरब रुपए। क्या ऐसा दुरुस्त है? और 240 अरब रुपए 15 साल में बनेंगे। इन इल्ज़ाम के बाद हमने सोचा कि ये कैसे मुमकिन है कि जिन्होंने एलएनजी डील की, टर्मिनल लगवाया, उनका दावा है कि सालाना $2 अरब हमने पाकिस्तान के बचाए और एनर्जी की ज़रूरियात भी पूरी की। एलएनजी के पावर प्लांट लगाकर लोड शेडिंग का हमने खात्मा किया, फर्नेस ऑयल की दरामदाद हमने ख़त्म कर दी, महंगी बिजली की जगह सस्ती बिजली पैदा करने के प्लांट्स लगाए जिसके असरात नज़र आए। अब वो लोग गिरफ्तार हैं, उन पर अभी तक $1 की करप्शन का इल्ज़ाम तो नहीं लगा, मगर वो गिरफ्तार हैं, तहकीकात भुगत रहे हैं। मगर इल्ज़ामात के मुताबिक जिसको अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ, जिसको $1.5 अरब 15 साल में मिलेंगे, जिस कंपनी के लिए सब कुछ किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कंपनी का नाम है एंग्रो कॉरपोरेशन। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनमें से एक है। सारे फाइनेंशियल अकाउंट, यानी कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना कर्जा लिया, कौन से सौदे किए, ये तमाम तफसीलात कंपनी अवाम के सामने रखने की पाबंद है। स्टॉक मार्केट में ये लिस्टेड कंपनी अपने हर 3 माह का हिसाब किताब अवाम के सामने रखती है। कोई भी बड़ा फैसला करे तो अपने शेयर होल्डर्स को बताने की पाबंद है। तो हमने सोचा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक कंपनी जिसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं और वो अकाउंट्स उसकी वेबसाइट पर मौजूद होते हैं, उसे देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस कंपनी ने एलएनजी टर्मिनल से कितने रुपए कमाए, कितना मुनाफा हर साल कमा रही है, और आसानी से पता चल सकता है कि क्या ये सौदा बहुत महंगा हुआ, क्या पाकिस्तान का नुकसान हुआ, क्या एंग्रो को अरबों रुपए का फ़ायदा देकर शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और शेख इमरानुल हक ने कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। आसानी से दुनिया में लगाए गए एलएनजी टर्मिनल से इसका मुवाजना किया जा सकता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और शाहिद खान अब्बासी का सियासी टारगेटिंग का इल्ज़ाम भी गलत साबित हो जाएगा और लूटा गया पैसा वापस करना पड़ेगा। तो एंग्रो से तहकीकात क्यों नहीं हो रही हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जब से ये केस खबरों में है तो सरमायाकारों का एतमाद बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां हुकूमत के साथ काम करने से कतरा रही हैं कि काम करेंगे तो कल को केसेस भुगतने पड़ेंगे, बदनामी अलग होगी, केस साबित हो या ना हो। तो हमने खुद एंग्रो कॉरपोरेशन के अकाउंट्स खोले जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद है और ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ये कंपनी साल का $100 मिलियन या तकरीबन 16 अरब रुपए मुनाफा कमा रही है, और अगर 15 साल तक एलएनजी टर्मिनल से कमाएगी तो क्या तकरीबन 240 अरब रुपए ये 15 साल में कमा लेगी। $1.5 अरब का सौदा कर गई है। जो कुछ हमने एंग्रो के अकाउंट्स में पाया वो हम आपके सामने रखते हैं, जो आप खुद अपने घर में इस वक्त जब हम आपके सामने ये मालूमात रख रहे हैं तो अपने घर में बैठकर अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर एंग्रो कॉरपोरेशन फाइनेंशियल रिजल्ट लिखें, गूगल करें और जाकर अकाउंट्स में अभी इसी वक्त देख सकते हैं। जो कुछ हम आपको बताते जाएंगे आप साथ साथ चेक कर सकते हैं। हम आपको तफसील बताते हैं। एंग्रो कॉरपोरेशन के मातहत चंद अहम कंपनियां हैं जिनमें एंग्रो फर्टिलाइजर्स, एंग्रो पॉलीमर्स, एंग्रो एनर्जी और एंग्रो टर्मिनल भी शामिल हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख रहे होंगे।
कि एंग्रो की इन तमाम कंपनियों का कुल रेवेन्यू 171 अरब रुपए है 2018 में, और टोटल मुनाफा यानी प्रॉफिट तकरीबन 23 अरब 60 करोड़ रुपए है। यानी एंग्रो कॉरपोरेशन को 171 अरब रुपए की कुल कमाई में से अखराजात निकालकर सिर्फ 23 अरब रुपए का मुनाफा इन चारों कंपनियों से होता है। यानी कमाई है 171 अरब रुपए, फिर उसमें से अखराजात जब आप निकालेंगे तो मुनाफा बचता है तकरीबन 23.6 अरब रुपए। इसमें सबसे बड़ा शेयर, इस मुनाफे में, इस कमाई में सबसे बड़ा शेयर 109 अरब रुपए का एंग्रो फर्टिलाइजर का है। फिर कमाई 35 अरब रुपए के साथ एंग्रो पॉलीमर दूसरे नंबर पर है। फिर तीसरे नंबर पर एंग्रो टर्मिनल है जिसकी सालाना आमदनी 15.8 अरब रुपए है। फिर एंग्रो एनर्जी है और उसकी आमदनी 11.9 अरब रुपए है। इस लिहाज से देखा जाए तो एंग्रो कॉरपोरेशन के रेवेन्यू और मुनाफे में एंग्रो टर्मिनल तीसरे नंबर पर है, और ये मुनाफा नहीं है, ये रेवेन्यू है, आमदनी है। मगर कुछ सहाफ़ियों की तरफ से ये दावा किया गया कि सिर्फ एंग्रो टर्मिनल का मुनाफा 1.5 अरब डॉलर्स है 15 साल के लिए, जिसका मतलब 100 मिलियन डॉलर्स या 15 अरब 70 करोड़ रुपए सालाना, जो कि पूरी एंग्रो कॉरपोरेशन के कुल मुनाफे का 60% बनता है। हालांकि इस वक्त जो नताइज आपके सामने भी मौजूद हैं, एंग्रो कॉरपोरेशन के मुनाफे में एंग्रो फर्टिलाइजर का हिस्सा 70% है, यानी 17 अरब 50 करोड़ रुपए 23 अरब 60 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ ये कंट्रीब्यूट करता है एंग्रो फर्टिलाइजर। इस लिहाज से देखा जाए तो अगर एंग्रो फर्टिलाइजर का मुनाफा हटा दिया जाए तो फिर तो एंग्रो कॉरपोरेशन का टोटल मुनाफा 23 अरब में से सिर्फ 6 अरब रुपए बचता है। तो फिर जो दावा किया जा रहा है कि 15 अरब रुपए है, तो वो 15 अरब रुपए कहाँ हैं अगर बचे ही 6 अरब रुपए एंग्रो फर्टिलाइजर का मुनाफा हटाकर? हकीकत यह है कि जिस 15 अरब रुपए का जिक्र किया जा रहा है वो कुल कमाई है, वो कुल रेवेन्यू है, वो मुनाफा नहीं है। और जब आप कमाई में से अखराजात हटाते हैं तो मुनाफा निकलता है, टैक्स भी हटाते हैं तो खालिस मुनाफा निकलता है। 2018 में एंग्रो एलएनजी ने 12 अरब 60 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाई की। एंग्रो एलएनजी की कुल कमाई 12 अरब रुपए है। तो फिर सवाल उठता है कि एलएनजी टर्मिनल से एंग्रो को कितना मुनाफा मिल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि एंग्रो एलएनजी कंपनी के ऑडिट शुदा अकाउंट्स के मुताबिक 2018 में एलएनजी टर्मिनल का कुल रेवेन्यू 12 अरब 60 करोड़ रुपए है। तकरीबन यही रुझान गुज़िश्ता साल भी था, और इसी एवरेज के साथ 1.5 अरब के रुपए के फ़र्क के साथ ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। एक बार फिर से वादे कर दें कि ये आमदनी है, मुनाफा नहीं। आमदनी में से जब खर्चे और टैक्स निकालेंगे तो फिर मुनाफा आता है। मुनाफे की बात की जाए तो 2018 में एलएनजी टर्मिनल का मुनाफा 1.5 अरब रुपए था, 2017 में 1 अरब 80 करोड़, 2016 में 1.5 अरब रुपए, 2015 में था 1 अरब 90 करोड़ रुपए। अगर औसतन देखा जाए तो 1 अरब 70 करोड़ रुपए का मुनाफा बनता है। अगर हायर साइड पर लगा लें तो 1 अरब 90 करोड़ रुपए आप लगा लें, तो इसे 15 साल के हिसाब से 15 के साथ ज़रब दिया जाए तो 25 अरब रुपए बनते हैं। यानी 15 साल में कुल मुनाफा 25 अरब रुपए बनता है। करेंसी रेट में तब्दीली का फ़ायदा भी इस कंपनी को दे दें तो 20% का फ़ायदा दे दें तो 30 अरब रुपए बनता है। तो ये तकरीबन 20 करोड़ डॉलर या 200 मिलियन डॉलर्स बनते हैं, 1.5 अरब डॉलर्स नहीं बनते। और ये सब कुछ इस वक्त अकाउंट्स पे मौजूद है। फिर मज़ीद आगे बढ़ें तो पता चलता है कि एंग्रो एलएनजी के मुनाफे का 60% FSRU यानी फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट के किराए की मद में चला जाता है। कंपनी के अपने अकाउंट्स कहते हैं कि 2015 में मार्जिन 25% था, जो कम होकर 2018 में 11% हो गया। 15% की एवरेज भी लगाएं तो $2,25,000 रोज़ाना का $33,000 बनते हैं। यानी एंग्रो एलएनजी कंपनी एलएनजी टर्मिनल से 15 साल में $200 मिलियन कमाएगी। अगर जो मार्जिन है जो कि ऑडिटेड अकाउंट्स की सूरत में मौजूद हैं उसमें से आप 15% मार्जिन भी लगा लें तब भी $200 मिलियन बनता है, यानी कि 20 करोड़ डॉलर, ना कि 1.5 अरब डॉलर। इस हवाले से 1.5 अरब डॉलर्स के मुनाफे का दावा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कमाई और मुनाफा यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट में फ़र्क होता है, जो एंग्रो के शायदशुदा ऑडिटेड अकाउंट से वाज़े है। जब ये दावा दुरुस्त नहीं है तो फिर शाहिद खान अब्बासी पर एंग्रो को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है। अब बात करेंगे एलएनजी टर्मिनल पर उठने वाले कुछ एतराज़ात की। ये एतराज़ किया जा रहा है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में किए गए मुआहदे के तहत हुकूमत को $2,72,000 रोज़ाना कंपनी को देना होंगे। अब $2,25,000 हैं, चाहे गैस ले या ना ले। उसे कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं, यानी हुकूमत कंपनी को यकीन दहानी कराती है कि वो प्लांट लगाए, हुकूमत उससे गैस लेगी और अगर नहीं भी लेगी तो भी अदायगी करेगी। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में रिस्क ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में कोई एलएनजी का प्लांट लगाने को तैयार नहीं था, इसलिए जो लगाने को तैयार हुआ हुकूमत को ये सहूलत उसे देनी पड़ी। जैसा कि पावर सेक्टर में जब एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं तो हुकूमत को मिनिमम कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है। ये मामूल है, दुनिया भर में ऐसा ही होता है। फिर सवाल ये उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान गैस ना भी ले तो भी अदायगी करेगा, ऐसे प्रोजेक्ट्स में यही होता है। मगर इस वक्त एतराज़ में वैसे भी वजन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में एलएनजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। टर्मिनल से 95% गैस ली जाती है, 95% कैपेसिटी पर वो ऑपरेट कर रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान गैस नहीं ले रहा मगर अदायगी कर रहा है। दूसरी बात यह है कि एतराज़ किया जा रहा है कि एंग्रो को $2,72,000 की अदायगी की जा रही है। ये रेट पहले साल के लिए था, जब गैस का इस्तेमाल बढ़ गया तो दूसरे साल से पाकिस्तान
इसको पाकिस्तानी हुकूमत $2,28,000 रोजाना की अदायगी करती है। साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि एंग्रो से किए गए मुआहदे के तहत अगर टर्मिनल ठीक से काम नहीं करेगा, मतलूबा क्वालिटी की गैस फराहम नहीं करेगा, तो कंपनी हुकूमत को $3,42,000 रोजाना अदा करेगी। यानी कंपनी पर रोजाना का जुर्माना ज़्यादा है उस अमाउंट से जो कि हुकूमत उस कंपनी को पे करती है। फिर अगर LNG मंसूबा इतना ही ख़राब है तो LNG का दूसरा टर्मिनल क्यों लगाया गया और अब हुकूमत मजीद टर्मिनल्स क्यों लगाना चाहती है? एतराज़ एंग्रो से किए गए मुआहदे पर उठाया जा रहा है और एतराज़ दुरुस्त है तो एंग्रो के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? शाहिद हक़ान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और इमरान उल हक के खिलाफ क्यों हो रही है? वो गिरफ्तार हैं, बाकी सब क्यों आज़ाद हैं? फ़ायदा तो फिर एंग्रो को पहुँचाया गया जो कि इस वक्त हमने आपके सामने अकाउंट्स रखे वो वैसा नहीं है जैसा कि दावा किया जा रहा है। दूसरे टर्मिनल का ठेका किसी और कंपनी ने क्यों लिया? एंग्रो ने खुद क्यों नहीं लिया? इस एंग्रो को इतना मुनाफा अगर हो रहा था तो उसने दूसरे टर्मिनल के लिए ठेका लेने की कोशिश क्यों नहीं की? दूसरे टर्मिनल का ठेका लेने वाली कंपनी को हुकूमत रोजाना $2,45,000 की अदायगी कर रही है, मगर एतराज़ सिर्फ पहले मुआहदे पर उठाया जा रहा है। अब ये बात भी अहम है कि ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि एंग्रो से मुआहदा रुपए में क्यों नहीं किया, अब डॉलर्स में क्यों किया गया? अव्वलन तो तेल, गैस और बिजली के मुआहदे होते ही डॉलर्स में हैं, बिजली के कारखानों को भी हुकूमत डॉलर्स में अदा करती है। दूसरा, एंग्रो कंपनी ने इस मुआहदे के लिए गैर मुल्की बैंकों से कर्जा लिया, ये कर्जा डॉलर्स में लिया, कंपनी को अदायगी भी डॉलर्स में ही करना होगी। इसके अलावा गैसिफिकेशन यूनिट का जो प्लांट है उसकी पेमेंट भी डॉलर्स में ही करती है हुकूमत, जो कि जो $25,000 है उसका 60% रोज़ाना की सूरत में इनको देना पड़ता है। साथ ही ये बात भी अहम है कि ये कहा गया कि पाकिस्तान को ये महंगा पड़ता है, हालांकि LNG टर्मिनल से मिलने वाली गैस इब्तिदा में $1.24 फी MMBTU में पड़ रही थी, मगर अब ये 44 सेंट की पड़ रही है, बहुत सस्ती पड़ रही है क्योंकि भारत में ये फ़ी यूनिट $1 और सिंगापुर में $1 की है और जबकि पाकिस्तान में 44 सेंट की पड़ रही है। फिर भी एतराज़ उठाया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। इस हवाले से बात करेंगे माहिर मईशत खुर्रम शहजाद से। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। 15 साल से स्टॉक मार्केट और रिसर्च के तौर पर भी कंपनियों को देखते रहे हैं, करीब से एनालिसिस करते रहे हैं, मईशत पर आप एनालिसिस करते रहते हैं। आपने जो इस कंपनी को देखा, आपको लगता है कि वाक़ईतन $1.5 अरब 15 साल के लिए एंग्रो को दे दिया गया और कौमी ख़जाने को टीका लगा दिया मिफ्ता इस्माइल ने और शाहिद हक़ान अब्बासी ने इमरान उल हक के साथ मिलके, या आपके ख्याल में ऐसा नहीं है? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक तो ये कि ये मुनाफा नहीं है, ये क्लियर करना चाहिए कि ये रेवेन्यू है और रेवेन्यू का पोर्शन अगर आप एक साल पे डालें तो तकरीबन रफली 15 अरब रुपए बनते हैं। आपने उसको एक्सप्लेन भी किया है बहुत अच्छी तरह से। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि एंग्रो ने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, $130 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, इक्विटी डाली थी अपनी, उसके बाद उसको लेवरेज भी ऑफकोर्स किया, लेकिन वहाँ से ऑनवर्ड्स अगर आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से जो है वो ग्रो हुई है। अगर हम ये बात कर लेते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो 2,25,000 लेट से एक जो है वो दिन की मिलती हैं और उसको हम अगर आप कंपनी के मार्जिन्स देखें तो कंपनी के मार्जिन्स 2015 में जो थे वो तकरीबन 25% थे और 25% से गिर कर 2018 के अगर आप मार्जिन्स देखें तो रफली कोई 11-12% पे जो है वो आ गए, यानी कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। लेट से हम ये कह लेते हैं कि ये जो टोटल रेवेन्यू है जो कि आप $1.5 बिलियन कहते हैं, इसको अगर मैं रुपये में कन्वर्ट करके उसके ऊपर अगर मार्जिन्स लगाता हूँ, नेट मार्जिन्स, लेट से हम 15% के नेट मार्जिन्स भी लगा देते हैं क्योंकि स्टिल हायर साइड पे, क्योंकि करंट मार्जिन्स 11% पे हैं, तो 15% के मार्जिन्स के साथ अगर आप उसको एक्सट्रैपलेट कर दें पूरे साल पे, यानी कि 365 दिन पे उसको मल्टीप्लाई करें और 15 साल पे उसको मल्टीप्लाई मजीद कर लें तो रफली आपको $200 मिलियन का जो है वो प्रॉफिट बनता है ओवर द स्पैन ऑफ 15 ईयर्स। इस पर अगर आप करेंसी डेप्रिसिएशन भी 5% की लगा दें, वो भी अगर इनकॉर्पोरेट कर लें, फिर भी बहुत ज़्यादा जो है इसका प्रॉफिट नहीं बनता। उसको अगर आप पर ईयर की बात करें तो $15 मिलियन से $17 मिलियन के करीब आपको प्रॉफिट मिलता है एक साल का। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है कि ये प्रॉफिट है $1.5 बिलियन का, ये पॉसिबल नहीं है। ये कंपनी की रिपोर्ट्स भी कहती है, ऑडिटेड रिपोर्ट भी है, और इसमें जो कॉस्ट्स हैं देखें, 225 जो $2,25,000 जो पर डे मिल रहा है, इसमें और भी बहुत सारे चार्जेस हैं। ये ग्रॉस अमाउंट है, इसमें 60% तो सिर्फ आपको जो है वो रेंटल्स और जेटी के चार्जेस चले जाते हैं, फिर 20-25% आप टैक्सेस मिला के, दूसरी कॉस्ट मिला के निकालें तो रफली आपके 11 से 15% के अगर मार्जिन आ जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका एक इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा कि $1.5 बिलियन जो है वो कंपनी ले जाए इतने आराम से। मतलब ये भी बताइएगा, ज़रा एक अजीब कल्चर है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ को, अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ कुछ गलत करें तो उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, मगर वैसे जनरली प्राइवेट सेक्टर को टारगेट करना, जबकि प्राइवेट सेक्टर ही लीड करता है अगर इकॉनमी ने आगे बढ़ना है, चाहे वो अपने प्रोजेक्ट्स की सूरत में हो या हुकूमत के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत में हो। अभी अगर जैसे इकॉनमी का स्लो डाउन आया है, फ़ौरन प्राइवेट सेक्टर को रिलीफ दिया गया है। इंडिया में, बांग्लादेश में प्राइवेट सेक्टर को बड़ा फैसिलिटेट किया जाता है, तो बजाय इसके कि प्राइवेट सेक्टर
बढ़ जाए, जो कि पाकिस्तान में डर गया है। इसलिए ये बताइएगा कि क्या वाकई जो कुछ किया शाहिद खान अब्बासी ने, मिफ्ता इस्माइल ने, इमरान हक साहब ने, वो एक महंगी डील पड़ी पाकिस्तान को? मवाजना इस लिहाज से कीजिएगा कि इसका जो फ़ायदा हुआ और इसका जो नुकसान हुआ, या फिर जो एंग्रो को फ़ायदा हुआ वो ज़्यादा हो गया, पाकिस्तान की मईशत को क्या कम फ़ायदा हुआ? देखिए, एक तो जब रीजन से हम कंपेयर करते हैं तो इनकी अपनी रिपोर्ट अगर आप देखें एंग्रो की, और जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, और बाय द वे फर्गुसन ने किए हैं, प्राइस वाटरहाउस कूपर की जो है वो कंपनी है पाकिस्तान में, और दुनिया की जो है चंद कंपनी में से प्राइस वाटरहाउस कूपर जो कि बेस्ट में से है, जो अकाउंटिंग और टैक्स के मैटर्स को बहुत अच्छी तरह से समझती है और इन सब चीज़ों को देखती है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो रीजन से कंपेयर करें एफिशिएंसी वाइज, तो एफिशिएंसी वाइज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्लांट्स हैं ये जो एंग्रो ने जो है वो लगाया था 2015 में। अगर आप दो चीज़ें देखें इसमें शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये कि क्या इन्वेस्टर का बेनिफिट है और क्या कंट्री का बेनिफिट है, क्योंकि ये दो बड़ी एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। क्योंकि अगर इन्वेस्टर का बेनिफिट जो है वो ये कह लें कि कोलाइड करता है कंट्री के बेनिफिट के साथ, तो मेरे ख्याल में वही एक बैलेंसिंग सिचुएशन होती है। इसमें अगर आप देखें, नंबर्स की मैं बात करता हूँ, अगर आप LNG जो एंग्रो LNG है, इसकी जो इन्वेस्टमेंट हुई $130 मिलियन की हुई है, और अभी आपकी जो सेविंग्स हैं कंट्री की तकरीबन को $1.5 से $2 बिलियन की जो है वो इस चीज़ में सेविंग्स हुई हैं कि फर्नेस ऑयल को, और महंगा जो फर्नेस ऑयल था और डीजल था वो हम इंपोर्ट करते थे। आपको पता है जो हमारा ऑयल बिल है वो रफली कोई 1/3 बनता है टोटल इंपोर्ट्स का, और इंपोर्ट्स का जो है अगर आप $2 बिलियन की सेविंग्स हो रही है तो वो 5% टोटल इंपोर्ट्स की बनती हैं, और तकरीबन 12 से 13% बल्कि 15% आपकी जो है वो इंपोर्ट बिल का $2 बिलियन बनता है। तो ये तो एक सेविंग्स डायरेक्ट हैं जो कि फर्नेस ऑयल और डीजल हमने इंपोर्ट नहीं किया और LNG इंपोर्ट की, जिसकी वजह से ये सेविंग्स कंट्री को हुई है। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये, बल्कि इसमें एक और अच्छी चीज़ ये भी हुई है कि ये तो डायरेक्ट सेविंग्स है, इनडायरेक्ट सेविंग्स को अभी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, जो एफिशिएंसी आती है इकोनॉमी में, जो एफिशिएंट फ्यूल यूज़ करने से आती है। तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टर बेनिफिट इसमें $130 मिलियन लगा कि अगर वो साल का 15 से 18 मिलियन डॉलर्स कमा रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ 15 साल वो सिर्फ 200-250 मिलियन डॉलर्स ऑन एवरेज लेके जा रहा है पूरे 15 साल का, और उसके अगेंस्ट आप हर साल या 2-3 साल में 2 से 3 बिलियन डॉलर्स की सेविंग्स कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बुरी डील नहीं है। ये कंट्री का बेनिफिट इसमें बेहतर है, ज़्यादा है बनिस्बत जो है इन्वेस्टर के, लेकिन यही होना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टर आता है उसे रिटर्न्स भी मिलने चाहिए, उसे प्रॉफिट्स भी मिलना चाहिए। बट हाँ, जो प्रोक्योरमेंट होती है वो ऑफकोर्स एक गवर्नमेंट का रूल पेपर बॉडी के हिसाब से होती है, वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। बट अगर आप इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव देखें, प्रॉफिट्स उसको मिलने चाहिए, और हाँ, कंट्री का बेनिफिट लार्जर जो है वो डेफिनेटली होना चाहिए, और इस केस में नंबर्स के हिसाब से जो है नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खुर्रम शहजाद मौजूद थे, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए खुद वज़ीर आज़म इतनी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, और इस किस्म के जो स्कैंडल्स हैं वो उसमें रुकावट पैदा करते हैं, जिसमें वाज़े तौर पर जाएँ और लिस्टेड कंपनी के अकाउंट्स देखें, उससे बात वाज़े हो जाती है। मगर कुछ सहाफ़ी हज़रात ने भी इस हवाले से बात की, रेवेन्यू को और मुनाफे को कन्फ्यूज़ कर दिया। जो रेवेन्यू है उसे मुनाफा बता के कहा गया कि इसको लूट लिया गया है। LNG टर्मिनल कतर से LNG डील से मुल्क की मईशत को सालाना $2 अरब का फ़ायदा हो रहा है। डील हो गई, फिर LNG की फराहमी शुरू हो गई, जिससे मुल्क में तवानाई के बहरान पर काबू पाने में मदद मिली। दुनिया भर में तवानाई की ज़रूरत पूरे करने के लिए सस्ते और माहौल दोस्त ज़राए का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे बेहतर गैस है, क्योंकि गैस फर्नेस ऑयल के मुकाबले में सस्ती भी है और माहौल दोस्त भी है। फी यूनिट गैस सस्ती भी पड़ती है, मौसर भी होती है। जैसे कि फर्नेस ऑयल की एफिशिएंसी 42% है, यानी 42% तवानाई पैदा होती है और 58% ज़ाया हो जाती है। पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल की एफिशिएंसी के प्लांट्स 28 और 30% वाले थे। इसके मुकाबले में गैस की एफिशिएंसी दुनिया भर में 60% है, और गैस फर्नेस ऑयल के मुकाबले में सस्ती भी होती है। इस हवाले से अहम बात यह है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जो LNG प्लांट्स लगाए गए उनकी एफिशिएंसी 61% है, यानी दुनिया में बेहतरीन एफिशिएंसी के प्लांट्स लगाए गए। यानी फर्नेस ऑयल के मुकाबले में गैस की बिजली की तैयारी ना सिर्फ सस्ती है बल्कि मौसर भी है। यही वजह है कि पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल की बजाय अब LNG की बिजली पैदा हो रही है, फर्नेस ऑयल की दरामदाद नहीं हो रही हैं, साल के $2 अरब बच रहे हैं। जब ये हुकूमत आई तब ये भी यही एतराज़ करती थी। पहले वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने LNG से बिजली पैदा करने पर एतराज़ उठाया था। अब ये हुकूमत मज़ीद LNG प्लांट्स लगाना चाहती है, मज़ीद LNG की इंपोर्ट्स चाहती है, कतर के साथ ही एक और डील करना चाहती है या मज़ीद डील्स करना चाहती है। पहले क्या एतराज़ उठा रहे थे, ज़रा देखिए। जो गुज़िश्ता हुकूमत का क्लेम है उसमें मैं कोल पर बाद में आऊँगा, पहले LNG के प्लांट्स पर आ जाता हूँ। वो कहते हैं हमने 3600 मेगावाट के LNG बेस्ड प्लांट्स लगाए, कुछ एग्जिस्टिंग प्लांट्स को भी कन्वर्ट किया। LNG प्लांट्स चलते हैं 62% की कैपेसिटी पर। जो आपके ऑलरेडी प्लांट्स मौजूद थे जो फर्नेस ऑयल पर चला करते थे, पुराने हो गए थे, 25-35% की कैपेसिटी पर चल रहे थे। तो अगर उन प्लांट्स को बंद भी रखें जो फर्नेस ऑयल बेस्ड थे और LNG प्लांट्स को चलाएं, तो भी दावा है उनका कि तकरीबन $2 अरब
फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट में बचते हैं। पाकिस्तान की टोटल एलएनजी की इंपोर्ट ही 1.7 बिलियन डॉलर्स की है उनके क्लेम के मुताबिक। तो हर लिहाज से अगर आप कैपेसिटी चार्जेस पे कर भी रहे हैं, नए प्लांट्स आपने लगा भी लिए हैं, तो फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट में जो पैसा बचा रहे हैं हर लिहाज से विन विन है उस दावे के मुताबिक पाकिस्तान के लिए। अभी जहां पे हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आ रहे हैं, जहां पे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, वहां पे आपका एलएनजी क्योंकि पैक्ड है तेल के साथ, तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमारे लिए वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया है जहां पे फ्यूल ऑयल भी फीजिबल हो गया है। पैसे बचने वाली बात है कि अब हम फर्नेस ऑयल से उस पॉइंट पर जा रहे हैं। पाकिस्तान का तो 13.5% पर पैक्ड है ना ब्रेंट ऑयल के साथ, और साथ में फिर जो बाद में डील की वो 12.5% पर। तो अगर फर्नेस ऑयल की कीमत बढ़ रही है तो साथ में जो एलएनजी है वो उसी के परसेंटेज में पाकिस्तान लेता है ना। और अगर कैपेसिटी भी 62% होती है, पाकिस्तान के फर्नेस ऑयल के प्लांट भी पुराने थे जो कन्वर्ट नहीं हुए और वो चलते भी कम कैपेसिटी पर थे, 62% कैपेसिटी पर एलएनजी है, तो ये कैसे बराबर हो रहा है आप कह रहे हैं प्राइस बढ़ने से, जब पाकिस्तान लेता ही 13.5% एज अ रेशो ऑफ फर्नेस। वो महंगा हो रहा है, अगर एलएनजी महंगी हो रही है तो वो भी तो महंगा हो रहा है फर्नेस ऑयल। अजय भाई के एलएनजी का जो अभी जो इशू आ रहा है वो ये है कि उसकी भी प्राइस तेल से पैक्ड है, वो भी इंक्रीज पे है, वो भी तेल किस तरह ऊंचा जा रहा है और वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है जहां पे फर्नेस ऑयल भी फीजिबल हो रहा है। तो ये मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि एलएनजी सस्ता होगा तेल से हर वक्त। वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंटरनेशनल मार्केट्स में एलएनजी भी स्पॉट मार्केट पे चला गया। पहले कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे पर अभी ज्यादातर जो है वो स्पॉट मार्केट में जा रही है। अब हुकूमत मजीद एलएनजी के लिए डील्स कर रही है और टैक्स रेवेन्यूज़ में शॉर्टफॉल की वजह से जो 300 अरब रुपए पूरे करने हैं इस हुकूमत ने, उसमें जो टारगेट रखा गया है वो वही 2 एलएनजी प्लांट्स हैं जो कि नून लीग के दौरे हुकूमत में लगाए गए। हुकूमत में आने के बाद कहा था कि उनका हम ऑडिट कराएंगे, करप्शन की गई है और ये महंगे लगे हैं। अब उन्हीं को बेचकर 300 अरब रुपये कमाने की तैयारियाँ हो रही हैं, मजीद एलएनजी प्लांट्स लगाने की तैयारियाँ हो रही हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहरहाल इस केस से मुतासिर हुई है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के लोग हुकूमत से दूर हुए हैं। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन था कि वो प्राइवेट सेक्टर से अच्छे और काबिल अफराद को हुकूमती इदारों में इस्तेमाल करेंगे, साथ ही प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करेंगे, मगर शदीद खौफ का इस वक्त शिकार है प्राइवेट सेक्टर। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारती रेफरेंस के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट ने समाअत का आगाज़ कर दिया है। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर बंदियाल ने पहले दिन ही वाज़ेह कर दिया कि ये हमारे ब्रादर जज का मामला है, जो भी करेंगे कानून और आइन के मुताबिक करेंगे। आज जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच ने समाअत का आगाज़ किया तो बेंच के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह छुट्टी पर होने की वजह से समाअत में शामिल नहीं थे, जबकि काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक भी तबीयत ख़राब होने की वजह से पेश नहीं हुए। इस हवाले से उन्होंने पहली ही समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त जमा कराई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। आज समाअत के आगाज़ पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हमें इल्म है कि मुनीर मलिक की तबीयत ठीक नहीं है, हमारे एक फाजिल जज भी बेंच में मौजूद नहीं है। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदर मुमलिकत ने रेफरेंस दायर किया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि सदारती रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद पर है। हम दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी सुनेंगे। तमाम दरख्वास्तों में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस पर इन्हिसार किया गया है और बेंच समझता है कि आईनी दरख्वास्तों में अहम कानूनी नकात हैं जिन पर गौर होना चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि एक इंतहाई अहम केस है और ना सिर्फ बेंच बल्कि बार में भी इस्तराब है। इस मौके पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को रोस्टम पर बुलाया और उन्हें बताया कि हम अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर रहे हैं, आप अपना जवाब तैयार करें। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हमें मजीद वक्त नहीं चाहिए, दरख्वास्त गुजार दलाइल दें, हम तहरीर तौर पर दलाइल देंगे। अदालत जो भी तारीख मुकर्रर करेगी हम तैयार होकर आएंगे। इस मौके पर जस्टिस फैसल अरब ने रिमार्क्स दिए कि बेहतर होगा कि आइंदा समाअत से एक हफ्ते पहले जवाब जमा करवाएं। इस मौके पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे ब्रादर जज का मामला है, हम जो भी करेंगे कानून और आइन के मुताबिक करेंगे और लंबी मुद्दत के लिए इल्तवा नहीं देंगे। देखना है कि आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना हासिल है या नहीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वफाक वज़ीर कानून, सेक्रेटरी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शहजाद अकबर समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 2 हफ्ते बाद इस अहम मामले की समाअत करेगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं। एक अहम खबर है और बहुत अहम खबर है, पार्लिमानी जो ताकत है उस हवाले से अदालत का, अदलिया का कितना बड़ा किरदार हो सकता है किसी भी मुल्क में, उसके लिए बड़ी खबर है। बात करेंगे ब्रेक के बाद।